कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। देखिए, हम पीरियोडिक टेबल का अध्ययन कर रहे थे। पीरियोडिक टेबल में हम क्या-क्या देखेंगे आज? आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीरियोडिक टेबल की विशेषताएँ। पीरियोडिक टेबल की विशेषताएँ, है ना? और पीरियोडिक टेबल की विशेषताओं में आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका क्या? परमाणु आकार। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। तो शुरुआत करते हैं परमाणु त्रिज्या की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यानी कि आपका परमाणु आकार। परमाणु आकार। देखिए, आपको इधर दिख रहा होगा डेफिनेशन वगैरह सब आपके इधर है, मैंने लिख रखी है नोट्स के रूप में। आपको नोट्स इधर प्रोवाइड हो जाएंगे, मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। तो देखिए, परमाणु आकार या इसको ही हम बोल सकते हैं परमाणु की त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या मेनली हमें किसका अध्ययन करना है? परमाणु की त्रिज्या का अध्ययन करना है आज। तो देखिए, परमाणु आकार क्या होता है? देखिए, ओल्ड जो मेथड है, ओल्ड मेथड या ओल्ड थ्योरी के हिसाब से जो आपका परमाणु आकार है उसका जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से दी जाती है कि ये मान लीजिए आपका कोई नाभिक है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, ये सेकंड ऑर्बिट हो गई, ये आपका थर्ड ऑर्बिट हो गई, ये आपका कोई एटम है यानी कि ये आपका कोई परमाणु है, ये इसका नाभिक है। इस नाभिक से इसकी भांतम कक्षा की जो दूरी है, इसकी भांतम जो कक्षा है, ये जो आखिरी कक्षा है इसको बोलते हैं संयोजी कक्षा, संयोजी कोष या कक्षा। क्लियर है? तो इस नाभिक से और आखिरी कक्षा यानी संयोजी कक्षा तक की जो दूरी है, इस कक्षा तक की जो दूरी है आपकी डी, वही आपकी क्या कहलाएगी? परमाणु आकार। वही क्या कहलाएगा? आपका परमाणु आकार या त्रिज्या। लेकिन अब ये तो ओल्ड थ्योरी की बात हो गई, लेकिन मॉडर्न थ्योरी में क्या है? जब आपके श्रोडिंगर भाई साहब आए थे, जब आपके श्रोडिंगर भाई साहब आए तो उन्होंने क्या कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो आउटर ऑर्बिट है उसमें तो आपके इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाएंगे ना, क्योंकि जो आपके आउटर ऑर्बिट है उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाएगा आपका। तो जो श्रोडिंगर महाराज आए, आपके श्रोडिंगर भाई साहब आए, उन्होंने क्या कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक कण नहीं है। वो क्या नहीं है? एक कण। वो क्या है? तरंग। लेकिन बाद में डी ब्रोगली आए, डी ब्रोगली ने थ्योरी दी थी आपके कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो तरंग भी है और पार्टिकल भी, यानी दोनों की तरह ये क्या करता है? व्यवहार रखता है। तो इस श्रोडिंगर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन आपका कण नहीं है, क्या है? तरंग। अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं? तरंग मानते हैं, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में कुछ ऐसे इस प्रकार से चक्कर लगाता है। इस प्रकार से क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। जब ये इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो देखिए, मैं केंद्रक से नाभिक से मान लीजिए पहली कंडीशन में आपके इस स्थिति को लेता हूं, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन की जो आपके दूरी हो गई वो कितनी हो गई? डी मान लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर दूरी बढ़ गई, फिर आप यहाँ पर देखिए और बढ़ गई, फिर इधर घट गई आपके, इधर बढ़ गई, इधर घट गई। तो क्या इस थ्योरी के हिसाब से, क्या आपके इस थ्योरी के हिसाब से क्या हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते। जब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये आपका नाभिक है, ये ऑर्बिट्स हो गई इसकी, और ये आपके भांतम कक्ष हो गया जिसमें ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना। केंद्रक से नाभिक से आपके भांतम कोष यानी संयोजी कोष तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? आपका परमाणु आकार, ओल्ड थ्योरी के हिसाब से। लेकिन जब श्रोडिंगर आए तो श्रोडिंगर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो क्या है? एक तरंग है, ना कि कोई कण है। जब ये तरंग है तो ये कैसे चक्कर लगाएगा? इसमें कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाएगा। मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको। अब ये इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, तो इस स्थिति में तो फर्स्ट स्थिति मान लेते हैं कि ये है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गई इसकी दूरी डी। लेकिन दूसरी में ये हो गई, बढ़ गई दूरी, इसमें अलग आ रही है, यानी कि अलग अलग क्या आ रही है? दूरी। तो ओल्ड थ्योरी तो आपकी क्या हो गई? फेल हो गई। ले, समझ आ गया ना आपको? मैंने ये सब कुछ बताया, आपको ये समझ आ गया होगा। क्लियर है? अब देखते हैं मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से। अब बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? मैं लिख देता हूं यहां पर मॉडर्न थ्योरी।
ये आपके मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि जब भी आपका कोई भी एटम क्या होगा, बंधित अवस्था में होगा। ये H2 है, ये H2 सिंगल बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना के आपके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी एकल सहसंयोजी बंध बनाकर ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। बंध को हम बाद में देखेंगे, बंध वगैरह कैसे बनते हैं इसका अलग टॉपिक है, वो अब बाद में देखेंगे। ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, जब भी आपका एटम किसमें होगा, एक बंधित अवस्था में होगा, तो आपके जो एटम है उसकी त्रिज्या हम 4 प्रकार से निकाल सकते हैं। उसकी त्रिज्या हम 4 प्रकार से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। पहली हो गई आपकी सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या। दूसरी आपकी हो गई आपके वैन डर वाल्स त्रिज्या, थर्ड हो गया आपका धात्विक त्रिज्या, और लास्ट हो गई आपके आयनिक त्रिज्या। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी आपका एटम है वो किसमें होगा, बॉन्डिंग यानी बंधित अवस्था में होगा, तो हम 4 प्रकार से उसकी क्या कर सकते हैं, त्रिज्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। पहली सहसंयोजी त्रिज्या, दूसरा वैन डर वाल्स त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। इन सब के बारे में क्या करना है, हमको अध्ययन करना है। क्लियर है? तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी, सहसंयोजी सहसंयोजी त्रिज्या। देखिए थ्योरी में आपके नोट्स इधर आ रहे होंगे, है ना। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में कि ये होती क्या है। सहसंयोजी त्रिज्या को समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एटम कोई ए है और ये आपका एटम बी है, ये आपके एटम ए है और ये आपका एटम बी है। अब ये एक दूसरे से अलग है, लेकिन ये एक दूसरे से क्या कर लेंगे, संयोजन कर लेंगे। सहसंयोजी, संयोजन यानी साझेदारी कर लेंगे। ये एक दूसरे से क्या कर लेंगे, साझेदारी। तो ये वाला जो एटम है वो इसकी तरफ जाएगा, ये वाला इसकी तरफ जाएगा, और ये एक दोनों से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। जब भी देखिए, अगर मैं थ्योरी में बात करता हूं, जब भी आपका कोई एटम, जब भी कोई एटम दूसरे एटम से एकल सहसंयोजी बंध बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी त्रिज्या। उसको, उसके नाभिकों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी त्रिज्या। तो देखिए मान लीजिए आपका एटम ए है और एक एटम बी है, ऐसे अलग बैठे हैं बेचारे, कुछ ना इनके पास कुछ ना। जैसे कि एक लड़का है, एक लड़की है, एक दूसरे को अभी तक ये जानते ही नहीं है। मान लीजिए लड़का है, ये लड़की है, ये एक दूसरे को जानते ही नहीं है अभी तक, लेकिन एक दिन इनके बीच में दोस्ती हो गई, थोड़ा करीब आए, फिर इनके बीच में और दोस्ती हो गई, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, बिल्कुल इनका रिश्ता हो गया, मतलब आखिरकार में ये मियाँ बीवी बन गए। तो ऐसे चिपक गए, इन दोनों ने क्या कर ली, साझेदारी कर ली। इन दोनों ने क्या कर ली, साझेदारी कर ली। उसी प्रकार से ये आपका एटम ए और एटम बी, ये दोनों क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। कंडीशन क्या है, इन दोनों को बीच में क्या बनना चाहिए, एकल सहसंयोजी बंध। क्लियर है ना। तो देखिए अब किस प्रकार से आपके सहसंयोजी त्रिज्या निकलती है। हाइड्रोजन का एलिमेंट है, सॉरी ये हाइड्रोजन आपका क्या है, तत्व है। ये दूसरा हाइड्रोजन आया, ये दूसरा हाइड्रोजन आया और इसने इससे क्या कर ली, साझेदारी कर ली। किस प्रकार से करते हैं साझेदारी, मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैं आपको थोड़ा सहसंयोजी कोवेलेंट बंध के बारे में बताता हूं क्या होता है। जब भी कोई भी दो एलिमेंट है, ये एलिमेंट फर्स्ट है, ये एलिमेंट सेकंड है, या ये एटम साझेदारी करके रिश्ता बना रहे हैं, उस रिश्ते को हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी रिश्ता या बंध कहेंगे, सहसंयोजी बंध। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो आपकी आउटर मोस्ट सेल है, उसमें जो बाह्यतम कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया इसका। और दूसरा भी मैंने हाइड्रोजन लेता हूं, दूसरा भी हाइड्रोजन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो आपका न्यूक्लियस हो गया, यह हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लेकिन इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों पूरा करना चाहेगा। अष्टक का नियम पढ़ा है ना आपने, कि अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हीलियम दोनों क्या करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरना चाहेंगे। तो इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इन दोनों ने क्या सोचा कि क्यों ना यार हम दोनों क्या कर ले, साझेदारी कर ले, रिश्ता निभा ले।
तो तेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मेरे पास भी क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन ने इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर ली, और इसके एक हाइड्रोजन ने इसके साथ क्या कर ली, साझेदारी कर ली। अब इस ब्लैक वाले इस रेड वाले हाइड्रोजन को देखिए, ब्लैक वाले के पास भी कितने हो गए, 2 हो गए, और रेड वाले के पास भी कितने हो गए, 2। तो ये दोनों आपके अष्टक का नियम पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। भाई इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 आ गए ना। तो इसी प्रकार ये दोनों भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन साझेदारी करेंगे, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी क्या करेंगे, आपके साझेदारी करेंगे। इन्होंने जब ये साझेदारी कर ली, क्लियर है, तो इनके जो नाभिक है, इनका जो ये नाभिक है, इनका जो ये नाभिक है, दोनों का नाभिक, इन दोनों नाभिकों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी क्या होगी, डी। इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी डी। अगर इस दूरी का मैं आधा कर देता हूं, अगर मैं इस दूरी का आधा कर देता हूं, तो मेरे को कौन सी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, सहसंयोजी त्रिज्या। मेरे को कौन सी, इनका जो नाभिक है, इनका जो दोनों का नाभिक है, ये इन दोनों का जो ये नाभिक है वो क्या है, समान नाभिक है, समान नाभिक। इधर आ भी रहा क्या आपके होमो, ये समान नाभिक हो गया आपके, क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर असमान नाभिक आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, असमान नाभिक आ जाए, तो किस प्रकार से हम सहसंयोजी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अब बात कर ली हमने समान नाभिक के बारे में, भाई समान नाभिक के बारे में बात कर लिया, नहीं कर ली, कर ली। अब बात करते हैं असमान नाभिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब, असमान नाभिक। हेटेरोन्यूक्लियस, होमोन्यूक्लियस की बात कर ली हमने, हेटेरोन्यूक्लियस की बात करते हैं। देखिए, असमान नाभिक इस प्रकार से समझिए, ये आपका कोई तत्व है, क्लियर है, या परमाणु है, एटम मान लीजिए इसको, ये कोई आपका एक एलिमेंट ही बोलता हूं मैं इसको, क्या है, ये आपका एक एलिमेंट है, तत्व है, और ये आपका कोई दूसरा तत्व है। इन दोनों ने साझेदारी की, इन दोनों ने क्या की, साझेदारी की। इसका जो साइज है वो ये जो वाला है, ये ए है, ये क्या है, बी। अब इस चित्र को, इस डायग्राम को देखिए आप, इसका जो साइज है वो कम है, इसका साइज क्या है, ज्यादा है। लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बन रहा है, एकल सहसंयोजी। इन दोनों के बीच में बंध कौन सा होना चाहिए, एकल सहसंयोजी होना चाहिए, है ना। अब इसका जो साइज है, इसका जो साइज है, इसका साइज ज्यादा है, यानी कि इसमें परमाणुओं की जो संख्या है वो अधिक है, इसमें कम है, यानी कि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, अधिक है, इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, कम है। अब आप समझिए, इसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक है तो इसका साइज भी क्या है, अधिक है, और इसमें प्रोटॉन की संख्या कम है, क्लियर है, ये समझ आ गया। अब इसका साइज कम है, इसका साइज ज्यादा है, तो क्या इन दोनों की जो सहसंयोजी त्रिज्या होगी, जो इनकी रेडियस है, वो क्या समान होगी, क्या नहीं होगी, यानी कि क्या होगी, अलग अलग होगी। भाई हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था, दोनों में क्या थे, समान नाभिक थे, यानी कि परमाणु संख्या क्या थी दोनों की, एक एक थी, एक इसकी थी प्रोटॉन की संख्या, एक ही प्रोटॉन की संख्या इसमें थी। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या अलग है, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या अलग है, क्यों, क्योंकि इसका जो साइज है वो इसकी साइज से क्या है, अधिक है, इसका साइज अधिक है, इसका साइज क्या है, कम। साइज अधिक होने का कारण क्या है कि इसमें प्रोटॉन की जो संख्या है वो अधिक है, इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, कम है। जब प्रोटॉन की संख्या कम है, अधिक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अधिक होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, क्लियर है। अब इस चीज को समझिए, मैं आपको अब समझाता हूं आपका एलिमेंट लेके। देखिए, मान लेते हैं आपका ये हाइड्रोजन है, ये क्या है आपका हाइड्रोजन, और ये आपका क्लोरीन है। मैं बात किसकी कर रहा हूं, HCl की। मैं HCl एक कंडीशन ले रहा हूं, HCl आपका इसी प्रकार से तो बनेगा, बंद बना के, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। अब देखिए, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 17, यानी कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 17, क्लियर है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7, यानी कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और इसकी जो बारीक कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इससे बना है H+Cl से, यानी कि हाइड्रोजन व क्लोरीन से बना है। हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या 1,
इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। अब मैं बात करता हूं क्लोरीन की। ये क्या है आपका क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17, यानी प्रोटॉन की संख्या 17, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 17। क्लियर है। अब मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके। अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इसकी जो बाइंडर कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, जबकि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा 2 8 7, यानी कि इसकी बाइंडर कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आयनिक बंध से समझिए आप, ये हाइड्रोजन है, इसकी बाइंडर कक्षा, ये आपका क्लोरीन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर सेल में 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, 2 2 4, ये 2 6, और ये मैंने बना दिया 7वां इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप, इस हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इस क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन के साथ क्या कर लिया, बंध बना लिया। इस क्लोरीन के साथ क्या बना लिया, संयोजी बंध, है ना। इसके साथ ये क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ क्या बना लिया, संयोजी बंध। दोनों ने क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एकल सहसंयोजी बंध बना लिया। ये देखिए हाइड्रोजन को भी 2 मिल गए, क्लोरीन को भी 8 मिल गए आपके। अब आप समझिए इन दोनों के बीच में कौन सा बंध है आपका, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एकल सहसंयोजी बंध है। हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए, क्लोरीन ने आपके 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए। क्लियर है ना। अब समझिए आप, अब एक चीज समझिए आप, विद्युत ऋणात्मक किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की शक्ति, किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो शक्ति होती है वही क्या होती है, आपकी विद्युत ऋणात्मकता। अब देखिए यहाँ बेचारे हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने बंध बना लिया, है ना। लेकिन क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये 7 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, अपनी ओर क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में क्लोरीन के बीच, हाइड्रोजन और क्लोरीन में से जो अधिक विद्युत ऋणात्मकता है वो किसकी होगी, आपके क्लोरीन की। मैंने क्या बोला था अभी, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, आपके इलेक्ट्रॉनों को खींचने की शक्ति। तो इलेक्ट्रॉन या खींच लेगा क्लोरीन, इसकी या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इस प्रकार से आपके जो क्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो गई, क्या है आपके अंतराणविक दूरी, अंतराणविक दूरी आर ए आर बी को तो आप जानते हुए क्या है, त्रिज्या है, सहसंयोजी त्रिज्या। क्लियर है, ये समझा गया होगा आई थिंक। ये थी आपकी क्या, सहसंयोजी त्रिज्या। अब बात करते हैं किसकी, वंडरवॉल त्रिज्या की। अब किसकी बात करते हैं हम, वंडरवॉल त्रिज्या की। देखिए नोट्स जो है आपके वो इस टाइप पूरे इधर आ जाएंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, वंडरवॉल त्रिज्या की। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो क्या है, वंडरवॉल त्रिज्या। वंडरवॉल त्रिज्या, वंडरवॉल रेडियस। इसको समझिए कि आपके इसमें क्या होता है कि आपके परमाणु को नहीं लिया जाता है, इसमें किसको लिया जाता है, अणुओं को। वंडरवॉल त्रिज्या हमारी किसकी निकाली जाती है, अणुओं से की, अणुओं की। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अणु ए है और ये आपके अणु बी है, ये दोनों अणु एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हम पढ़ेंगे इस चीज को भी, इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है इनके बीच में, जिसके कारण ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये इधर से चलना शुरू किया, ये इधर से चलना शुरू किया, इनको जितना दूर आना चाहिए था उतने दूर ये आ गए। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये बी की तरफ भाग रहा है ए, ये बी ए की तरफ भाग रहा है। इन दोनों को जितना दूर आना चाहिए था ये आ गए। मान लीजिए ये इस कंडीशन में थे और इनको इतना ही दूर आना चाहिए था, ए और बी को इतना दूर आना चाहिए था, ये यहां तक आ गए। तो इनके जो नाभिक है, इनके नाभिक ये हो गए आपके, इनके नाभिकों के बीच की जो दूरी है डी, इनके नाभिकों के बीच की दूरी डी, अगर इस डी का मैं क्या कर देता हूं, आधा कर देता हूं, तो आपके जो त्रिज्या निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, वंडरवॉल त्रिज्या। और वंडरवॉल त्रिज्या किसमें लागू होगी, अणुओं में। जैसे कि ये आपका हीलियम है, ये आपका हीलियम, हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, भाई ये 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है। तो ये आपके हीलियम है, ये हीलियम,
इस हीलियम को दोनों को, ये हीलियम, ये वाला हीलियम और ये वाला हीलियम एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। इसने खींचा इसको, इसने खींचा इसको, ये दोनों खींचे इसने, एक हीलियम यहाँ पर आ गया आपका, एक हीलियम यहाँ आ गया। क्योंकि ये दोनों कभी भी ऐसे जॉइंट नहीं हो सकते, बिल्कुल चिपक नहीं सकते, इनके बीच में गैप रहेगा, क्योंकि इतना ही पास आ सकते हैं, है ना। तो ये दोनों पास आए, ये दोनों जब पास आए तो इनका नाभिक, इनके नाभिक के, इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी d, अगर उसका मैंने आधा कर दिया तो वो क्या हो गई हमको प्राप्त, वन डर वॉल त्रिज्या। थोड़ी आपके उधर आ रही होगी, देखिए थोड़ी आपके उधर आ रही होगी, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया वन डर वॉल त्रिज्या आपके क्या होती है। अब बात करते हैं हम धात्विक त्रिज्या की। अब किसकी बात करेंगे हम, धात्विक त्रिज्या की, कि धात्विक त्रिज्या क्या होती है आपके। अब बात करते हैं हम धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या। देखिए धात्विक त्रिज्या क्या होती है, नोट्स आपके इधर आओगे, मैं थोड़ी समझाऊंगा आपको, टेंशन ना लो आप। जैसे कि आपने एक क्या किया, आपने सोडियम का, सोडियम लिया, इतना सारा सोडियम लिया, ये मान लीजिए पूरा आपका सोडियम है, ये आपका क्या है, पूरा सोडियम है। इस सोडियम में, सोडियम के आपके, इस सोडियम में आपके, सोडियम के आपके एटम होंगे, सोडियम के क्या होंगे, एटम होंगे। ये आपके क्या हो गए, सोडियम के एटम, यानी सोडियम के परमाणु। सोडियम के परमाणुओं से मिलकर ही तो सोडियम बना है, तब तो एक समान, एक ही प्रकार के परमाणु की से बने जो यौगिक है या तत्व है, वो एक ही प्रकार की, सॉरी, ये आपका क्या है, सोडियम, ये आपका क्या है, सोडियम। अब देखिए ये आपका एक सोडियम का ब्लॉक है, सोडियम का क्या है, ये ब्लॉक है, ये आपका एक सोडियम का ब्लॉक है। इस सोडियम में ये भी आपका सोडियम है, सोडियम का परमाणु, ये भी आपका सोडियम का परमाणु, ये भी आपका सोडियम का परमाणु, ये सब आपके क्या हैं, सोडियम के परमाणु हैं। आप लोहे का भी ले सकते हैं, फेरस का, किसी का भी ले सकते हैं, धातुओं में कोई सी भी धातु का उठाकर ले सकते हैं। हमें बस ये पता करना है कि धात्विक त्रिज्या होती क्या है, आखिरकार में निकाली कैसे जाती है। ये सब क्या है, सोडियम के आपके परमाणु हैं, सोडियम के परमाणुओं से मिलकर ही सोडियम तत्व बना है आपका, क्लियर है। क्योंकि सोडियम में सोडियम के तो परमाणु होंगे, एक समान परमाणुओं से मिलकर बनने वाली जो स्थिति है उसको हम क्या बोलते हैं, आपके तत्व बोलते हैं, यही तो आपका तत्व की डेफिनेशन। तो इसमें क्या है, सोडियम। अब सोडियम का स्ट्रक्चर देखिए आप, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या, 11, क्लियर है। एटॉमिक, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता हूं तो वो क्या आएगा, ये आएगा 2 8 1, क्लियर है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दान कर दिया, इसमें से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से भी क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से भी क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन, ये इसमें से भी क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकला तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, सबके ऊपर, इन सबके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इन सबके ऊपर क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज। ये जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें से मैं इस वाले को उठा लेता हूं, मैंने ये एक सोडियम का एलिमेंट उठाया, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक उठा लिया मैंने, एक ये उठा लिया, मान लेते हैं एक ये उठा लिया, ये एक उठा लिया, इस प्रकार से समझ लीजिए आप, और ये एक उठा लिया। अब इसका, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कभी इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ। देखिए इसका इलेक्ट्रॉन निकला वो इससे टक्कर खाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला वो इससे खाएगा, इससे भी खाएगा, इसके नीचे वाले से भी खाएगा, कभी वो इस प्रकार जा रहा है, कभी इस प्रकार, कभी इस प्रकार, कभी इस प्रकार। यानी कि वो सोडियम के ही दो परमाणु से क्या कर रहा है, वो सोडियम के ही दो परमाणु से इंटरेक्शन कर रहा है, क्लियर है ना, सोडियम के ही दो परमाणुओं से क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है।
एक ये सोडियम, एक ये सोडियम, दोनों के साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कभी इस पर खा रहा है, कभी इस पर खा रहा है, कभी नीचे वाले पे खा रहा है, कभी ऊपर वाले पे खा रहा है, कभी बगल वाले पे खा रहा है। जैसे कि आप हो ट्रेन में जा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन हो, ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में भीड़ है, ट्रेन में भीड़ है, हम सब एक प्रकार के तो इंसान हैं। जैसे ट्रेन में आदमी आदमी खड़े हैं, बीच में आप हो, आप क्या हो, इलेक्ट्रॉन। कभी आप इस आदमी से टक्कर खा रहे हो, कभी उससे खा रहे हो, कभी इससे खा रहे हो, कभी आप उससे खा रहे हो। ट्रेन में धक्के नहीं खाते क्या, खाते हैं। तो ये इससे धक्का खा रहा है, ये इससे भी धक्का खा रहा है, इससे भी धक्का खा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जब ये धक्का खा रहा है, ये मान लीजिए इससे धक्का खा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इससे खा रहा है, तो हमने इन दोनों को उठा लिया, इन दोनों को उठा लिया, इन दोनों एटम्स को उठा लिया हमने इसमें से, इन दोनों एटम्स को मैंने उठा लिया, ये एक ये एटम उठा लिया, एक ये एटम उठा लिया, ये इसका केंद्रक नाभिक हो गया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इससे भी टक्कर खाएगा, इससे भी खाएगा, क्लियर है, ऊपर वाली से भी खाएगा, सबसे खाएगा, वो क्या करेगा, सबके साथ इंटरेक्शन करेगा, क्लियर है। तो दोनों को उठाया हमने, इसका नाभिक ये, इसका नाभिक के बीच की, इन दोनों के नाभिक के जो बीच की दूरी है डी, इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी क्या है, डी। इस दूरी को अगर मैं आधा कर दूं, इस दूरी का मैं अगर क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो मेरे को कौन सी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, धात्विक त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। धात्विक त्रिज्या का अर्थ ऐसे समझिए आप, धात्विक त्रिज्या को आप इस प्रकार से समझिए कि आपके एक ही तत्व, कोई भी तत्व लिया मैंने, कोई भी धात्विक तत्व लिया, जैसे मैंने लोहा लिया, ये मान लीजिए लोहा है आपका, ये आपका एक लोहा है, ये फेरस इससे मिलकर बना हुआ होगा, क्लियर है, फेरस फेरस के एटम होंगे इसके अंदर। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो हर फेरस के एटम के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, इससे भी धक्का खाएगा, उससे भी धक्का खाएगा। तो हमने क्या किया, दो तत्व, दो हमने एटम उठाए, सोडियम के दो एटम उठाए, उन दोनों के नाभिकों को देखा, उन नाभिकों के बीच की दूरी को देखा और उसका आधा कर दिया, तो हमको कौन सी त्रिज्या प्राप्त हो गई, धात्विक त्रिज्या। ये आपके कौन सी त्रिज्या थी, धात्विक त्रिज्या। समझ आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं आपके आयनिक त्रिज्या की। आयनिक त्रिज्या क्या होती है, अब किसकी बात करेंगे हम, आयनिक त्रिज्या की, और इसकी मैं ब्रीफ भी दूंगा लास्ट में, टेंशन ना लो आप। अब बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की। आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या का अर्थ क्या है कि वे एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ क्या बने करेंगे, आयनिक बंध बनाएंगे, वो एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ क्या बनेंगे, आयनिक त्रिज्या, यानी आयन छोड़ेंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, वो उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, देखिए आयनिक त्रिज्या में आपका क्या होता है, आयनिक त्रिज्या में क्या होता है कि आपका, मान लीजिए मैंने एक तत्व लिया आपका सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, ये इलेक्ट्रॉन ताकि त्यागेगा, और ये एक तत्व लिया क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17, इसके ऊपर भी क्या आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे 7, और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको त्याग कर देगा। ये इसने इसको त्याग किया तो क्या बन गया, NaCl, क्या बन गया आपका, सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो मेनली मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड में जो आपका Na सोडियम है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, 2-8-1। क्लोरीन का क्या होता है आपका 2-8-7, यानी कि इसके संयोजी कोष और इसके संयोजी कोष, इसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, क्या नहीं करेगा, लेकिन ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया और इसने क्या कर लिया, उसको ग्रहण किया, इसने त्याग किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने ग्रहण किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब भी इस प्रकार की स्थिति हो, जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है, तो क्या होता है, इसने त्याग किया, इसने ग्रहण किया, दोनों ने रिएक्शन तो की, दोनों ने क्या की, रिएक्शन की, यानी ये रिएक्शन कर रहे हैं, यानी ये क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास हो जाते हैं, ये क्या आ जाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास। जब इस आयनों वाली स्थिति होती है तो तत्व एक दूसरे के साथ क्या आ जाते हैं, बिल्कुल पास, और बिल्कुल पास आकर वो कैसी स्थिति बनाते हैं, देखिए ये आपका सोडियम है और ये आपका क्लोरीन है।
जब इन दोनों ने अपने आयनों को एक दूसरे इसने त्याग किया, उसने ग्रहण किया, तो ये ऐसी स्थिति बनाते हैं। ऐसी स्थिति बना ली इन्होंने, तो इनके इस स्थिति में इनके जो नाभिक हैं, इनके नाभिक ये होंगे, इन नाभिकों के बीच की दूरी r, सॉरी इन नाभिकों के बीच की दूरी d, और इस दूरी d का अगर मैं आधा कर दूंगा तो मेरे को कौन सी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी? आपके आयनिक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी? आपके आयनिक त्रिज्या। देखिए सब में एक ही फॉर्मूला आ रहा है आपके, r बराबर d/2। बस एक वो सहसंयोजी बंध में, सहसंयोजी त्रिज्या में आपके अगर मान लीजिए नाभिक अलग अलग हैं, अलग अलग नाभिक है, तो वो दूसरा फॉर्मूला निकलता है। लेकिन और सभी में क्या है? आपके सब में क्या आ रहा है? आपका ये ही आ रहा है, r बराबर d/2। क्लियर है? अब देखिए इसमें आयनिक त्रिज्या है वो आपके जो आपकी आयनिक त्रिज्या है वो कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की, एक होगी धनात्मक और एक आपकी ऋणात्मक। एक होगी आपकी धनात्मक और एक आपके ऋणात्मक। अब धनात्मक और आप ऋणात्मक को समझिए, कुछ नहीं है, यही है। इसी प्रकार से टेंशन न लो आप, सब कुछ समझ जाएगा। कोई तोप नहीं है ये कि कोई तोप हो। बात करता हूं मैं धनात्मक की। किसकी बात करता हूं? धनात्मक की, धनात्मक आयनिक त्रिज्या की बात करता हूं। तो देखिए ये आपका मान लीजिए क्या है? सोडियम है। अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये कैसा है? उदासीन है। ये कैसा है आपका? उदासीन। जब ये उदासीन है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? आपके 11, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 11। क्लियर है? इसके ऊपर प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। अब इसने क्या किया? इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ये बह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसकी संयोजी कक्षा में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। अब देखिए आप, इसके ऊपर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? अब प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अब आपके पास, इसके पास 12 हो जाएंगे। लेकिन जब इसने त्याग किया तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे? अब 10, क्योंकि इसने त्याग कर दिया। इसने क्या कर दिया? इसका त्याग कर दिया। जब इसने त्याग कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? देखिए ये आपका उदासीन था, प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। क्लियर है? इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो प्रोटॉन तो वही रहा, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो तो 11 ही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10। जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटी तो इसका आकार क्या हो गया? कम हो गया। अब आकार कम क्यों हुआ? क्योंकि देखिए इसको भी समझ लीजिए, ये आपका क्या हो गया? नाभिक। ये नाभिक हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया? नाभिक। और ये इसकी आउटर मोस्ट शेल, सोडियम का ले लेता हूं, सोडियम का ले लेता हूं 2 8 1। ये एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभावी बल लगता है वो कहलाता है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, उसको बोलते हैं जैप। उसको क्या बोलते हैं हम? जैप। नाभिक का उसकी बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है, प्रभावी बल लगता है या आभासी जो बल लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। किससे दर्शाते हैं? जैप से। अब आप देखिए ये तो उदासीन है, लेकिन यहां पर अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका तो क्या बनेगा? ये नाभिक हो गया 2 और ये 8, क्योंकि ये इसका अष्टक पूरा हो गया ना, 2 और 8। अब इसका आकार देखिए और आप इसका आकार देखिए, इसका आकार क्या है? अधिक है, इसका आकार क्या है? कम। किसकी वजह से? इस प्रभावी नाभिक की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहा है, इसमें कक्षाएं ज्यादा है, इसमें कक्षाएं क्या है? ज्यादा, लेकिन इसमें कक्षाएं क्या होगी? कम। तो इसने उस इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉनों को इतना जोर से बांध रखा है अपने ऊपर, जो ये बांध रखा है वही क्या है? आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से क्या हो गया? ये
कम हो गया साइज। तो देखिए धनात्मक आयनिक त्रिज्या पढ़ रहे थे। धनात्मक आयनिक त्रिज्या क्या है कि उदासीन से आपका जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो आपका जो परमाणु का आकार है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उदासीन का ज्यादा है लेकिन धनात्मक का क्या है, कम है। तो धनात्मक समझ आ गया। अब बात करते हैं हम ऋणात्मक की। अब बात करते हैं हम किसकी, ऋणात्मक की। अब ये ऋणात्मक और बचा है बस, इसमें और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, ऋणात्मक की। ऋणात्मक, अब आप देखिए मैं उठाता क्लोरीन को। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। अब देखिए ये आपका क्लोरीन है, मान लीजिए ये क्लोरीन 17 यानी कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 4 5 6 और आपका 7। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। क्लोरीन में आपके प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17। क्लियर है, ये तो आपका उदासीन था। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसके पास प्रोटॉन तो कितने हो जाएंगे, 17 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो कितने हो जाएंगे, 18। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हुए, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हुए, 18 हुए, तो 18 इलेक्ट्रॉनों में प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है आपका वो कम लगेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, ये नाभिक है। इस नाभिक से जो बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो बल लगाता है ये नाभिक, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब इसमें तो 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 18 इलेक्ट्रॉन पे जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, परमाणु का आकार बढ़ा है नहीं बढ़ा, बढ़ गया। तो ऋणात्मक त्रिज्या क्या है आपके, कि उदासीन में ऋणात्मक त्रिज्या क्या होती है, कम। लेकिन जैसे आपके ऋणात्मक आता है उसमें क्या होता है, ज्यादा जाता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण उसका जो साइज है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये क्या है आपका ऋणात्मक त्रिज्या। क्लियर है। अब आप इन त्रिज्याओं के जो संयोजित त्रिज्या है, ऋणात्मक धनात्मक जो भी त्रिज्या हैं, उनके क्रम को देख लीजिए आप, उनके क्रम को देख लेते हैं हम। तो धनात्मक देखिए, ब्रीफ दे देता हूं मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं। ये आपका हाइड्रोजन है ना, ये इसका नाभिक, ये दूसरा हाइड्रोजन, समान नाभिक के बीच की दूरी D/2 बराबर के हो गया R। क्लियर है। ये कौन सा है आपका सहसंयोजी त्रिज्या। ये हीलियम, ये इसका नाभिक, ये इसके नाभिक के बीच की दूरी D/2 बराबर R। ये कौन सा है, वंडरवॉल त्रिज्या, वंडरवॉल त्रिज्या। ये आपका क्या है, सोडियम है ना, ये आपका सोडियम और ये भी आपका सोडियम, ये भी क्या है आपका सोडियम। इसका ये नाभिक, इन दोनों के बीच की त्रिज्या R बराबर D/2 है ना। अब अगला देख लेते हैं, ये कौन सा हो गया आपका धात्विक, ये आपका धात्विक हो गया, ये आपका आयनिक हो गया। ये दोनों जुड़ जाएंगे ना इस प्रकार से, ये सोडियम ये क्लोरीन, D/2 बराबर R। अब देखिए आप मेरे को बताइए, इनमें से इस चित्र को देखिए, सबसे ज्यादा जो त्रिज्या होगी वो किसकी होगी आपके, बताइए सबसे ज्यादा जो त्रिज्या होगी वो किसकी होगी। अरे बताओ तो सही, अभी तो पढ़ाया है आपको मैंने, सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी होगी। मैं तो पसीने पूछ रहा हूँ साइड में होके, बताइए आप। अरे दादाओ बताओ तो सही, सबसे ज्यादा जो त्रिज्या होगी वो इस डायग्राम में किसकी होगी,
वंडरवॉल की, किसकी होगी आपके? वंडरवॉल की, वंडरवॉल सबसे ज्यादा जो त्रिज्या होगी वंडरवॉल की। अब देखिए अब किसकी होगी? अब होगी आपके धात्विक की, इसके बाद आपका सहसंयोजी की, और ये दोनों तो आपके बराबर हैं ही हैं। तो ये आपके धात्विक त्रिज्याओं के बारे में थे। देखिए ये जो आपका लेक्चर था वो परमाणु के आकार के बारे में था। अब कल हम इसके बारे में देखेंगे, कल का जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, अब भी जब भी कभी भी नेक्स्ट वीडियो डलेगा आपका, उसमें हम देखेंगे कि इसके पीरियोडिक टेबल पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इस आकार का पीरियोडिक टेबल पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है।